चावल, अब डिमसम है इन। हाथी की होती थी शानदार सवारी, अब फ्लाईओवर की है बारी। कुछ बदलता हुआ, कुछ पहले सा है कलकत्ते का सीन। इस डोम की ऊंचाई से ये सारे नजारे देखती हूँ मैं। कितने किस्से कहानियां हूँ मैं समेटे हुए। तो शुरू करें, 1 2 3। कभी बनता था पटचित्र मेरा, अब बनता है मीम। उम्र है मेरी 300-400 साल और हजारों है थीम। लड़की तो भली है ये, मगर ना जाने क्या क्या बोल जाए। तभी खुद आ गया मैं बनाने एक बेहतरीन टीम। देवियों और सज्जनों, इनसे मिलिए। आप लोग जहाँ बैठे हैं, किसी समय ये यहाँ घूमा करते थे। जुरासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं। 16 जनवरी 1941 की रात एक गाड़ी 38/2 एल्गिन रोड से तेजी से निकलती है और सीधा घुस जाती है बंगालियों के दिल और आत्मा में। नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे, जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते को फिर कभी नहीं मिला। अच्छा, तो चलो ये भी बता दो कि कलकत्ते का सबसे बड़ा विलेन कौन है? इस पर तो मैं एक ऐसे विलेन का नाम लूंगा जिसका कोई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं? मतलब? 1989 में लगातार 6 महीनों तक एक अनजान व्यक्ति रात के अंधेरे में सड़क पर सोते हुए 13 बेघर लोगों का पत्थर से खून करता है। मीडिया ने उसे नाम दिया स्टोन मैन। नहीं, इतने भयानक किस्से से इतिहास की शुरुआत होगी? मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा विलेन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों? वाह भाई वाह, नौकरी की तो कलकत्ते में, थिएटर किया तो कलकत्ते में, पर फिल्मों की बारी आई तो पहुंच गए बंबई। क्या जाता अगर बांग्ला सिनेमा में ही रोमांटिक हीरो बन जाते? इस लॉजिक से तो क्लिफ रिचर्ड का बचपन भी यही गुजरा है, कलकत्ता में। अरे मतलब हावड़ा में। एक ही बात है, वो भी यही रहते तो शायद सुमन चटर्जी की जगह खुद ही जीवनमुखी गाने लगते, है ना? और पेले, वो भी तो कलकत्ता आए थे। और लियोनेल मेसी, वो भी तो। देखो, मैं एक बात साफ कह दूं, फुटबॉल को लेकर कोई मजाक नहीं। 1911 IFA शील्ड के फाइनल में मोहन बागान क्लब के जांबाज खिलाड़ियों ने अंग्रेज टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 स्कोर से हरा दिया था। जरा सोचो तो, अंग्रेजों के राज में पराधीन देश अंग्रेज टीम को ही हरा देता है, और एक ऐसा दल जिसमें सभी भारतीय हैं। कलकत्ते के इतिहास में जगमगा रहा है ये दिन। वाकई, पर उसी साल ही तो भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। उससे पहले 139 सालों तक मैं ही तो राजधानी था, ब्रिटिश भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर। ओहो, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? उन दिनों कलकत्ते में स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी लहर थी जो अंग्रेजों से संभाले नहीं समझ रही थी। तभी उन्होंने 1905 में तय किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने एक चिट्ठी में लिखा था, कलकत्ता षड्यंत्र का एक महाकेंद्र बन गया है, इसे इस सिंहासन से हटाना ही पड़ेगा। अरे याद नहीं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी इंडियन एसोसिएशन यहीं पर तो बनी थी। फिर यही गठित हुई
ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ। तभी तो अंग्रेज सुरेंद्र नाथ को सरेंडर नॉट बुलाते थे और इसी पुरजोर विरोध के चलते ही तो अंग्रेज बंगाल के टुकड़े करने में असफल रहे। हाँ, तभी तो 6 साल बाद गुस्से में आकर राजधानी को ही बदल डाला। तदा इससे क्या साबित होता है कि तुम एक बहुत ही प्रभावशाली शहर हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला शहर। हाँ, जिसे एक दिन मजाकी तौर पर जुलूस नगरी के नाम से पुकारा जाएगा, या फिर बीमार नगरी। अरे जाने दो, तुम्हें तो लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी पुकारते हैं। और ये भी तो सच है कि ब्रिटिश काल में तुम ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे खास शहर के रूप में जाने जाते थे। मतलब लंदन के बाद तुम्हारा इनाम आता था। अरे वो तो बस पैसों के लिए, सिर्फ कर संग्रह और झूठ बिखरे से ही अंग्रेज करोड़ों रुपए कमा लेते थे। क्या मुसीबत है, अगर कलकत्ते की निंदा करूं तो तुम चिढ़ जाते हो और तारीफ करूं तो खुद ही निंदा करने लगते हो। मतलब बस बहस करनी है ना? बहस करना तो मेरे खून में है। जानते हो भारत में पहला सेंसरशिप कानून क्यों बनाया गया था? क्यों? 1872 में जब गिरीश घोष ने इसी शहर में नेशनल थिएटर का गठन किया था, उनका पहला नाटक था दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। अच्छा। 3 साल बाद ये नाटक पूरे भारत में टूर कर रहा था। उसी दौरान एक दिन लखनऊ में यह नाटक चल रहा था, तो जिस सीन में भारतीय किसान आकर अत्याचारी नीलकर साहब को मारता है, उसे देखकर दर्शकों के बीच बैठे हुए ब्रिटिश सेना ने स्टेज पर चढ़कर सब तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। क्या बात करते हो? अगले ही साल जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने कलकत्ता का दौरा किया, तो समूह ने तुरंत उनके स्वागत समारोह को लेकर एक व्यंग नाटक का मंचन किया। क्या बात। उसके बाद अत्याचारी पुलिस कमिश्नर को लेकर भी एक और नाटक। फिर क्या था, तुरंत लागू हुआ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, सेंसर की तलवार। जिसमें सेंस ज्यादा हो उसके पीछे सेंसर तो पड़ेगा ही। वहीं दूसरी तरफ जेम्स हिकी को देखो। 1870 में जब उन्होंने यहाँ से भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट प्रकाशित किया, तब वे लेडी हेस्टिंग्स की गतिविधियों की आलोचना भरे लेख छापने से भी नहीं चुके। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे आजकल की लिटिल मैगजीन सिस्टम का दोषारोपण करती रहती है। पूरा दिन विरोध, गुस्सा, अथॉरिटी पर व्यंग, यही सब यहाँ के लोगों के पेट में उबलता रहता है। तभी तो कलकत्ता वालों का लिवर जो है ना, इतना कमजोर है। अजी, ना तो हमारे लिवर में कुछ खराबी है और ना ही हमारे कैंटिलीवर में। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है ना? ये सन 1943 से इसी तरह खड़ा है, एकदम सही सलामत। सो तो है, हर रोज लाखों गाड़ियाँ, बस, ट्रक, रिक्शा इस पर से ही तो गुजरती है, फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस पूरे ब्रिज में एक भी स्क्रू यानी पेंच नहीं है। इसीलिए तो जिन लोगों के दिमाग का स्क्रू ढीला है वे अक्सर हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ से क्या नजारा मिलता होगा, इमेजिन कर सकती हो? मैं इमेजिन नहीं कर सकती। लगभग 100 सालों से विक्टोरिया मेमोरियल की चोटी पर अपने पंख फैलाए खड़ी हूँ मैं। क्या आपको कोई अंदाजा है कि मैं यहाँ से क्या क्या देख सकती हूँ? मैंने प्रेम में डूबी जोड़ियाँ, उनकी नोकझोंक, ये सब देखे हैं। निकम्मे लोगों की भीड़ भी, और अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग्स भी। एक तरफ रेस कोर्स की घुड़सवारी की दौड़ में बेशुमार पैसे लुटाना, और दूसरी तरफ क्लबों में कोट पैंट पहने कलकतिया बाबुओं का अंग्रेजीपन। व्यूज और न्यूज तुम मुझे सिखाओगे, मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। सिर्फ वाकिफ ही नहीं, तुम पर मेरी संगत का असर भी दिखता है। कभी तो हवा के झोंके से तुम तेजी से गोल गोल घूमने लगती हो, तो कभी गठिया के दर्द से तुम घूमना ही भूल जाती हो। और ये इमारत जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, कभी तो इसे ताजमहल की नकल कहा जाता था। क्या बात करते हो? अरे हाँ, क्या इसे गाय के गोबर से काला नहीं किया गया था ताकि जापानी उस पर बमबारी न कर सके?
हंसने की क्या बात है? तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कम कालिख नहीं पुती है। उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सैकड़ों लोग तुम्हारी सड़कों पर भूखमरी से तड़प कर मर रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी विरोधी प्रवृत्ति? जब कलकत्ता वासी सड़कों पर उन मरते हुए लोगों को लांघ कर ऑफिस जाते थे, मौज मस्ती करते थे, इन भूख से बिलखते लोगों की आह को दबाने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, तब कहाँ था तुम्हारा विरोध? देखो, मानता हूं कि जितना करना चाहिए था उतना तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन ये भी सच है कि उस दौरान शहर की गली मोहल्ले में मुफ्त रसोई भी खोली गई थी, और वो भूखमरी तो सरकार, राजनीतिज्ञों और आला अफसरों द्वारा रचाई गई थी। स्वयं विंस्टन चर्चिल भी इतने सारे लोगों की मृत्यु की जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। क्या तुम जानते हो इस अकाल के बारे में उन्होंने क्या कहा था? वैसे ही कम खाने वाले बंगालियों की भूख मजबूत यूनानियों की तुलना में कम गंभीर है। इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? ये भी मत भूलना, बिजोन भट्टाचार्य द्वारा रचित अद्भुत नाटक नौबान्नो इसी भूखमरी पर आधारित था, और इसका मंचन भी इसी शहर में किया गया था। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। 1942 में स्थापित इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन वामपंथी कलाकारों का ही संगठन था, जिसने कलकत्ता को न जाने कितने अनमोल रत्न दिए। और सिर्फ नौबान्नो ही क्यों, यहाँ से तो कई यादगार गाने, नाटक और फिल्मों का जन्म हुआ। इसी इप्टा ने ही तो कई जगमगाते हीरे दिए हमें। उत्पल दत्त, ज्योतिरिंद्रनाथ मोइत्रो, देवव्रत विश्वास, सलिल चौधरी और इन्हीं के भाव शिष्य थे मृणाल सेन। ये दौर कितना प्रेरणादायक था ना। समाज को बदलने के लिए कला को एक हथियार के रूप में उपयोग करके हजारों लोगों को उत्कृष्टता और जुनून के साथ प्रेरित किया था इप्टा मूवमेंट ने। मानो ये एक महान क्रांति का नेतृत्व करने वाले जादुई रथ की तरह था, जो एक अथक यात्रा कर रहा था। 1943 में पड़े अकाल के लगभग 170 वर्ष पहले बंगला सन 1176 में आई भूखमरी भी तो इंसानों की ही देन थी। ब्रिटिश द्वारा रचित भूखमरी वो जनता को बड़ी बर्बरता से निचोड़ कर लगान वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को अपने धान के खेतों में अफीम और नील बोने के लिए मजबूर किया था। उस समय भी तो मेरे सीने में गिरकर लाखों असहाय लोगों ने जान गंवाई थी, और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। काश उस समय भी एक आईपीटीए होती। तुम्हारा इतिहास जागते रहने का इतिहास है, लेकिन सोते रहने का भी। अच्छा ये बताओ, 19वीं सदी में जब बंगाली बाबू लोग अपनी पालतू बिल्लियों की शादी में बेशुमार धन बर्बाद कर रहे थे या गुलाब जल में स्नान कर रहे थे, तब तुम किस हालत में थे जनाब? आधी नींद में या ऊँघते हुए? तब मुझे बड़ा मजा आता था। पूरे बदन पर तेल मलकर 4 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार होकर नदी में स्नान करने के लिए निकलने का एक अलग ही ग्लैमर होता है। ये तो मानती हो ना? और जरा सोचो, अगर बाबुओं की वो शोशेबाजी ना रहती तो तवायफों का नाच देखने का भी चलन नहीं रहता। फिर ना तो उनके पैसों से ढेर सारे स्कूल कॉलेज खुलते, और ना ही मेरा सबसे खूबसूरत और जगमगाता त्योहार दुर्गा पूजा अस्तित्व में आता। दुर्गा पूजा नहीं होती? मगर क्यों? अरे शोभा बाजार के बाबू नवकृष्ण देव ने ही तो मदरसे बनाने के लिए ढेर सारे रुपए दिए थे, सड़कें बनवाई थी, और पूरे देश भर से गायकों संगीतकारों को बुलवाकर बड़े बड़े संगीत सम्मेलन करवाते थे।
और उन्होंने न केवल पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में भाग लिया, बल्कि अंग्रेजों की जीत की खुशी में एक शानदार दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया था। अच्छा? उसी के चलते ही तो हमारे कैलेंडर में दुर्गा पूजा को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। क्या बात करते हो? दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी व्यक्ति ने की जिसने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल। शायद बंगाल अंग्रेजों के हाथों कभी ना आता अगर 1756 में सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना लेकर मुझ पर आक्रमण न करता। अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जमकर धुनाई ना करता तो अंग्रेज इतनी जल्दबाजी में एक नवाब के विरुद्ध जंग में कभी ना उतरते। जंग में तो वे जरूर उतरते, बस उनके प्रॉपर नाम सब बदल जाते। और वैसे भी वो इस मुल्क पर कब्जा किए बिना कहाँ बैठे रहने वाले थे। 24 अगस्त 1690 को मूसलाधार बारिश के बीच कंपनी के एजेंट जॉब चार्नॉक ने जैसे ही अपनी नाव यहाँ बांधी, बस तभी से समय का पहिया घूमा और तुम्हारे इतिहास की शुरुआत हुई। यहाँ मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। एक नहीं, दो पहलुओं से। चार्नॉक के पहुंचने के बहुत पहले कवि कंकन मुकुंदराम ने मेरे विषय में लिखा था। उससे भी पहले 1495 में कवि विप्रदास पिपिलाई ने अपना मनसा मंगल काव्य में भी मेरा जिक्र किया था। अच्छा? सावर्ण राय चौधरी के परिवार अंग्रेजों के आने के पहले से ही कलकत्ता में जमींदार थे। भाई वाह। मेरे इतिहास की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी। और ना ही तुम ये कह सकती हो कि चार्नोक के आगमन के साथ साथ चीजें भी बदतर हो गई। राम मोहन राय ने सतीदाह प्रथा बंद जरूर करवाई थी, लेकिन इतना बड़ा काम क्या वो अकेले कर सकते थे? यदि लॉर्ड बेंटिंक उनकी सहायता न करते सो तो ठीक। क्या माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य का रुख बदल सकते अगर उन पर मिल्टन का प्रभाव न पड़ता? क्या बंकिम चंद्र बंगला में पहला उपन्यास लिख पाते अगर उन्होंने वॉल्टर स्कॉट न पढ़ा होता? बिल्कुल सही। क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का प्रचलन शुरू कर पाते यदि उन्हें अंग्रेजों का सहयोग नहीं मिलता? कि क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम कैसे भूल गए कि शहीद खुदीराम बोस के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा करने के लिए हजारों लोगों ने तुम्हारी सड़कों पर लाइन लगाई थी। तुम्हारे राइटर्स बिल्डिंग के अत्याचारी ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के बाद विनय बादल दिनेश ने आत्महत्या की थी। और हाँ, तुम्हारे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास, वही जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उन्होंने भी तो अपने सारे यूरोपियन कपड़ों को जलाकर खादी पहनना शुरू कर दिया था। और जिस व्यक्ति को उन्होंने अलीपुर बमबारी मामले में बाइज्जत बरी करवाया था, वो कोई और नहीं बल्कि पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म अरविंद घोष थे। अरे तुम तो वो शहर हो जहाँ क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। हाँ, सो तो है।